Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 45, second year mathematics, chapter number 7, vectors. And we are doing exercise 7.4, and today's lecture is about cross or vector product. And today's learning outcomes are the students will be able to express cross product in terms of its components, and also they will be able to prove that the magnitude of A cross B means जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है अगर आपके पास वो दो वेक्टर्स उस adjacent साइड बना रहे हो पैरेललोग्राम की. And thirdly, they will able to find that the condition for parallelism of two non-zero vectors, मतलब कि वो कौन सी कंडीशन होती है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं आपस में बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये आज के लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज जो क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट डज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टेल्स अस, कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, आपको वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. So the answer of this question is the magnitude, जैसे कि हमारा learning outcome है, the magnitude or length of the cross product equals the area of parallelogram. मतलब कि जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का जो आपके पास आंसर होता है वो एक वेक्टर होता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो वो आपको क्या देता है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेसिकली आपको उसका आंसर देता है. ठीक है, जो आपके पास वेक्टर्स होते हैं ए और बी, जो भी जिनका दरमियान आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. Also the cross product A cross B of two vectors is another vector that is right angle to both of them. ये भी हमने देखा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आप दो वेक्टर्स का तो उसका आंसर जो आपको मिलता है एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब दोनों के साथ 90 के एंगल बनाता है. तो एक ऐसा वेक्टर आपको उसका रिजल्ट मिलता है. इसका आंसर एक वेक्टर होता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी आप कहते हैं. And also the cross product says something how perpendicular two vectors are. और क्रॉस प्रोडक्ट हमें ये भी बताता है कि दो वेक्टर्स कितने आपस में परपेंडिकुलर हैं. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, और भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है. अब हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज करते हैं. अब हम देखने जा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट फार्मूला बेसिकली कैसे आपके पास ड्राइव होता है. कहता है आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक यू वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स हैं a1 b1 j और c1 के, और एक वेक्टर v है जो आपके पास के कंपोनेंट्स हैं a2i b2j और c2 के. अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट वाइज जो इसकी हम प्रोडक्ट करते हैं उसमें कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो u क्रॉस v हम फाइंड कर रहे हैं, तो u क्रॉस v u वेक्टर आपने लिखा, उसके कंपोनेंट्स और v वेक्टर लिखा और बीच में क्रॉस आ गया. अब आपके पास जिस तरह आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करने के पहले a1 आपके पास a2 से मल्टीप्लाई हो, ये a1 a2 b1 c1 ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, मतलब कोई ना कोई नंबर्स हैं, कोई वैल्यूज हैं, तो आपस में ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट इसके तरह बनेगा i क्रॉस i पहले आ जाएगा. फिर सिमिलरली a1 b2 से मल्टीप्लाई तो i क्रॉस j आ जाएगा, और फिर a1 आपके पास c2 से मल्टीप्लाई तो i क्रॉस k आ गया. ये आपके पास फर्स्ट जो है आपके पास कंपोनेंट उसका मल्टीप्लाई किया. फिर सेकंड कंपोनेंट b1 into a2 और j क्रॉस i आ जाएगा आपके पास, b1 b2 j क्रॉस j आ गया, b1 c2 और j क्रॉस k आ गया. अब आपके पास थर्ड कंपोनेंट है पहले वेक्टर का c1 into a2 आ गया, k क्रॉस i आ गया आपके पास, c1 b2 k क्रॉस j आ गया, और c1 c2 k क्रॉस k आ गया. ये आपने जस्ट सब आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यूज फॉर वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया. अब यहाँ से आप देखें, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो आपके पास सेम आपके पास यूनिट वेक्टर होते हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, और हमने ये भी देखा था क्यों होता है, बिकॉज कि आपके पास इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान अगर आपके पास एक ही एक्सिस पे या एक ही आपके पास वो डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं, उनका एंगल आपके पास जीरो होता है, और हमारे पास इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में साइन बहुत बार होता है, तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो. दिस इज व्हाई द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज जीरो. तो आप देखें यहाँ पे आई क्रॉस आई इन्वॉल्व रहा है, ये भी जीरो हो गया, बी क्रॉस b1 b2 j क्रॉस j ये भी जीरो, और c1 इंटू सी ये भी आपके पास k क्रॉस k जीरो. ये आपके पास तीन टर्म्स जो है एलिमिनेट हो गए. और अब i क्रॉस j आपको पता है ये i से j की तरफ जा रहे हैं. हमने देखा था कि अगर आप क्लॉकवाइज में जाएंगे i से j की तरफ आपके पास k पॉजिटिव मिलेगा, तो a1 b2 के साथ आपके पास k रिजल्ट आ गया. इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट आपको एक वेक्टर मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर है, और आपको पता है i j और k आपस तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर्स हैं, आपस में 90 के एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो i जो j का आंसर आपको पास एक k वेक्टर मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर्स पे, और पॉजिटिव मिलेगा कि आई से जे आप क्लॉकवाइज मूव के, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आई क्रॉस के आपके पास आई क्रॉस के, अब आई से के की तरफ आप आए, ठीक है, आई से जे की तरफ जाते तो आपके पास पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आई से के की तरफ आए तो आपके पास माइनस और जे मिलेगा. जब माइनस आएगा था प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास a1 c2 j आ गया था. ठीक है, अब आपके पास b1 a2 और j क्रॉस आई है, ठीक है, j से आगे की तरफ आ रहे हैं,
तो हमारे पास अगेन आप मूव कर रहे हैं और रिवर्स डायरेक्शन में, तो आपके पास माइनस ऑफ के आएगा, तो ये आ गया माइनस B1 A2 और साथ में के यूनिट वेक्टर मिल गया। अब ये 0 हो गया, ये B1 C2 J क्रॉस के, जे से के की तरफ ये आप जो है डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो आपके पास यहाँ से आई मिलेगा, तो ये B1 C2 साथ आई आ गया। सिमिलरली C1 A2 के क्रॉस आई, तो आप के से आई की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव जे मिलेगा आपके, कि के से आप आई की तरफ आए हैं। और लास्ट आपके पास C1 B2 है, के से जे की तरफ आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं तो माइनस आई मिलेगा, तो ये आपके पास C1 B2 और आई आपके साथ साथ मिला। अब आप देखें यहाँ पे हर जो टर्म्स की, हर यूनिट वेक्टर की दो टर्म्स हैं, के आपके पास है A1 B2, साथ में यहाँ भी के B1 B2, इन दोनों को कंबाइन कर लें, के कॉमन ले लें, जे की भी दो टर्म्स हैं, दोनों को कंबाइन कर लें और जे कॉमन ले लें। इसी तरह जो आपके पास आई है उन दोनों को कंबाइन कर लें, उसमें से आई कॉमन ले लें। तो पहले आप आई लिखते हैं, आई वाली टर्म, बाद में जे वाली टर्म और लास्ट में के वाली टर्म। अब ये आपके पास बेसिकली आपने कंपोनेंट वाइज इसको पुट जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट हमने लास्ट देखा था कि ये जो आपके पास लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो रिजल्ट आया, ये असल में बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट की फॉर्म है, कि जब आप 3/3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं, देखें आप कि ये u क्रॉस v को हम लिख सकते हैं, इसकी जगह डिटरमिनेंट का साइन लिख सकते हैं। वो कैसे? उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिटरमिनेंट होता है 3/3 का, इसमें जो फर्स्ट रो होती है हमने फिक्स कर दी, वो हमारे पास आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और जो सेकंड रो है वो आपके पास फर्स्ट वेक्टर जो जिनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यू क्रॉस वी अगर आप ले रहे हैं तो यू पहला वेक्टर है, तो आपके पास यू के जो कोफिशिएंट्स हैं जो आपके पास वो एक्स वाई जी, वो आपके पास A1 B2 C2 यहाँ पे आ जाएंगे। और सेकंड रो के अंदर, थर्ड रो के अंदर आपके पास जो सेकंड वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स या उसके कोफिशिएंट्स आपके पास यहाँ आ जाएंगे। तो ये अगर जब एक्सपेंड करेंगे तो इसका रिजल्ट बेसिकली आपके पास उसी रिजल्ट के बराबर आएगा जो अभी हमने फाइंड किया। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस डिटरमिनेंट फॉर्म को यूज करते हैं यू क्रॉस वी या किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके पास ये यू है, फर्स्ट वेक्टर जो आपके पास सेकंड रो है उसके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और थर्ड जो रो है वो आपके पास सेकंड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यही आप v क्रॉस u कर लें तो आपके पास अब v वेक्टर पहले आ गया, तो v के कोफिशिएंट्स आएंगे सेकंड रो में अब, और u के कोफिशिएंट्स आएंगे थर्ड रो के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप पोजीशन चेंज करेंगे वेक्टर्स की, तो आपके डिटरमिनेंट की जो आपके पास रोज हैं उसके अंदर आपके पास वैल्यूज भी उसी के मुताबिक चेंज करेंगे आप। तो यहाँ से ये हमने वेरीफाई किया कि जो आपके पास कंपोनेंट वाइज जो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वो असल में डिटरमिनेंट के बराबर होता है, और डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर लें उसमें फर्स्ट रो आई जे के, तो आपको वही सेम रिजल्ट मिलता है। इसको आप डिटरमिनेंट फार्मूला भी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं आई क्रॉस आई के जीरो क्यों होता है। सिमिलरली कोई भी दो वेक्टर, फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर आपके पास है और ए क्रॉस ए लेना चाहते हैं, इसका मतलब है सेम वेक्टर्स हैं। तो सेम वेक्टर्स अगर होंगे इसका मतलब है उनके दरमियान एंगल क्या होगा, जीरो होगा। या आप कह सकते हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल जीरो है, या आपके पास एंगल एंटी पैरेलल है, इसका मतलब उनके एंगल दरमियान क्या है, 180 है। तो जब भी एंगल जीरो होगा या 180 होगा तो आपको पता है साइन आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो साइन ऑफ जीरो आपको आपके पास हमेशा जीरो वैल्यू देता है, और साइन ऑफ 180 भी आपको आपके पास रिजल्ट जो होता है साइन 180 का वो भी आपके पास जीरो होता है। इस तरह तो जब भी वेक्टर्स आपके पास पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। तो यू क्रॉस वी आपको पता है यू मैग्नीट्यूड वी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब जब थीटा मेरे पास जीरो हो गया या थीटा 180 हो गया तो आपके पास u क्रॉस v आपके पास हमेशा, या v क्रॉस u जो भी है वो जीरो आएगा। तो आपके पास ये कंडीशन होगी कि जब आपके पास थीटा जीरो होगा या 180 होगा तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। या आप ये कह सकते हैं कि जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो जीरो। या जब भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब है वेक्टर्स या तो पैरेलल है या आपस में एंटी पैरेलल है। दूसरी कंडीशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो आपके पास ये भी कंडीशन है कि उनमें से एक वेक्टर जीरो हो सकता है, या u जीरो कर लें या v जीरो कर लें तब भी आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है जीरो हो सकता है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन के असल में वेक्टर्स की क्या कंडीशन, तो वेक्टर्स यही है कि जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे और उनके क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर उसमें जीरो आएगा, क्योंकि साइन जीरो जो है वो जीरो के बराबर होता है। अब हम देख रहे हैं एक और हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम देख रहे थे कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है, मैग्नीट्यूड है, वो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ये देखें आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में यहाँ पे जो है एक दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम की। देखें ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर अगर ए है तो यहाँ पे सामने भी ए वेक्टर बन रहा है, और ये अगर बी वेक्टर है तो यहाँ भी बी वेक्टर बन रहा है। तो जब इनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपके पास एक वेक्टर मिला जो इन दोनों के परपेंडिकुलर या प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो तो एक वेक्टर है। लेकिन जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, मींस आप उसका जब आंसर का मैग्नीट्यूड लेंगे, जो अगर ए बी साइन थीटा इस फॉर्म से ले रहे हैं, या आप वो कंपोनेंट वाइज जो है
से फाइंड करें, तो जो a क्रॉस b है उसका जब आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे उसका, तो आपके पास एक आंसर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। तो वो जो नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस सारे जो पैरेललोग्राम के एरिया को। तो असल में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है आपके पास वो फाउंड बाय a क्रॉस a वेक्टर एंड b वेक्टर इज बेसिकली द आंसर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है वो असल में आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में भी देखिए आपके पास एक और स्लाइड दिखाई गई है यहाँ पे, उसमें भी ये सेम शो किया गया, आपके पास दो वेक्टर्स a और b हैं, उनके दरमियान कोई एंगल थीटा बन रहा है, और ये आपके पास अगर इन दोनों वेक्टर्स के सेम अगर हम इस तरह ज्वाइन करें एक और दो वेक्टर्स बना के इनके पैरेलल, तो आपके पास ये पूरी पैरेललोग्राम बन रही है। तो ये आपके पास एक वेक्टर मिल रहा है जो कि a क्रॉस b इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, a क्रॉस b। जब a क्रॉस b का आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मीन्स इसका आप जो है मैग्नीट्यूड लेंगे इसके वेक्टर का, तो बेसिकली जो आंसर मिलेगा वो आपके पास क्या मिलेगा, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को शो करेगा। ये जो सारा शेडेड एरिया इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो आपने, दो वेक्टर्स गिवन हो तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो वो रिजल्ट जो मिलेगा वो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे ड्राइव किया गया है, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने कैसे ड्राइव किया है। आपके पास दो वेक्टर u एंड v हैं, वो दोनों टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और एंगल आपके क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, और आपके पास वो दो जो वेक्टर हैं वो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी पैरेललोग्राम की। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, ये आपके पास एक वेक्टर v है और ये वेक्टर u है, ये दोनों आपके पास इस इनिशियल पॉइंट का ये है, तो ये दोनों ए साइड एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। अब आप देखें अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, और u वेक्टर जो आपके पास ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड शो किया गया, इसकी लेंथ शो की गई, कोई ना कोई इसकी लेंथ है, कोई ना कोई वैल्यू है। तो इसका अगर मैं ये देखूं तो ये जो हाइट है, इसको मैंने हाइट कहा है, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेसिकली ये u का बेसिकली क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है, कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो तो दिस वैल्यू इनटू साइन ऑफ थीटा, मतलब कि जो एंगल बिटवीन बन रहा तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इसका मतलब है कि u का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बेसिकली हाइट को शो कर रहा है, और वो है आपके पास u साइन ऑफ थीटा, और आपके पास ये नीचे क्या चीज है, ये वेक्टर v है। तो जो आपके पास नॉर्मल फार्मूला होता है पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का, वो है बेस इनटू हाइट, या ये फार्मूला होता है एक्चुअल जिससे आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं। लेकिन आप इनको डिस्कस करें इन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बेस क्या बन रहा है, बेस आपके पास वेक्टर v है, तो हम बेस की जगह v लिख देंगे, और जो हाइट है जिसको हमने h का है वो आपके पास क्या है, u ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप इनको लिख देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। और ये क्या चीज है, ये बेसिकली आपको दे रहा है कि ये a क्रॉस b है, और a क्रॉस b का जब आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो बेसिकली आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको एक वैल्यू चाहिए, एक आंसर चाहिए। तो जो इसका बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो असल में क्या रिजल्ट दे रहा है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से आपने शो किया है कि असल में जो आपके पास u क्रॉस v है, जो भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड है वो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। सिमिलरली देखिए मैं अगर मैं इस जो पैरेललोग्राम को इस तरह डिवाइड कर दूं, ये जो आपके पास मैंने डायगोनल बनाया है, मतलब ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करके ये आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए, और दो कैसे ट्राइंगल बनी है, दो इक्वल ट्राइंगल बनी है। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल आप देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये वेक्टर अगर यहाँ पे जो लेंथ है वही वेक्टर की लेंथ यहाँ पे है, और जो वेक्टर की लेंथ यहाँ पे वही वेक्टर की लेंथ यहाँ पे। तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल जो बनी है मेरे पास ये दोनों इक्वल है। तो असल में यहीं से मैं एक और चीज ड्राइव करने जा रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपने फाइंड करना हो, तो अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है, आप फाइंड कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट आता है, जो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को 2 से डिवाइड करने से रिजल्ट आता है, वो असली एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पास मिल जाता है, जो कि सेम आपके पास दो वेक्टर्स अगर आपके पास एक ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड बना रहे हो तो असल में उनका जो एरिया है आप फाइंड कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, कि क्रॉस प्रोडक्ट लिया आपने, उसका मैग्नीट्यूड लिया और 2 से डिवाइड किया, तो वो आपके पास जो आंसर होता है वो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड किया, और उसी एरिया को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके पास ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, दोनों सेम ट्राइंगल है। तो असल में ये आपने जो पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ किया तो असल में हाफ ये एरिया है। इस तरह ये हाफ एरिया, जब ये दोनों एरिया ऐड कर देंगे दोनों, तो अगेन आपके पास वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाता है। तो इस तरह ये आपके पास एप्लीकेशंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, कि क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड कर सकते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब जो चीजें बेटा हमने पढ़ी उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये आज हमारा टारगेट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने
एक तो वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर हो बोथ वेक्टर जो आपके पास गिवन हो, आल्सो एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, आपने साइन का एंगल फाइंड करना उनके दरमियान, ये आपका टारगेट है। थर्ड क्वेश्चन जो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, उन पॉइंट से आप वेक्टर्स फॉर्म करेंगे और उस वेक्टर से फिर आप क्या करेंगे, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब आपके पास वर्टेक्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के ए बी सी डी, इनको यूज करते हुए पहले वेक्टर फॉर्म करेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म करके आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो चीजें हमने डिस्कस की उनको अप्लाई करते हैं बेटा। सबसे पहले आपके पास है दो वेक्टर्स गिवन है, इनका हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना जिनके परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों तो उनका जो आंसर होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूँ तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब कि इसका एक आंसर मिलेगा जो कि ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो पहले मैं वो वेक्टर तो फाइंड करूँ जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म यूज की, आई जे के लिखा और आपके पास क्या है यहाँ पे, ये वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड किया मैंने। तो ए क्रॉस बी, ए के कंपोनेंट जो है पहले आएंगे, वो आपके पास 2 -6 और -3 है, वो आपने यहाँ लिख लिए। और बी सेकंड वेक्टर है तो बी के कंपोनेंट्स आपके पास क्या है, 4 3 और -1, वो आपने यहाँ लिख लिए। तो इसको एक्सपैंड करेंगे आप, एक्सपैंड हमें आता है पहले आई आ जाएगा, उसके बाद ये दोनों आपस में ये मल्टीप्लाई माइनस साइन और ये दोनों मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ गया। सिमिलरली जे के साथ माइनस आएगा और आपके पास जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 और 2 4 3 -12 और बीच में माइनस है तो +12 हो गया। और फिर के आपके पास आएगा तो आपके पास 2 3 6 आ गया और 6 4 -24 और माइनस प्लस 24। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया 15i -10 के प्लस 30 के। ये क्या चीज़ है, ये वो वेक्टर है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का वो आंसर है जो कि बेसिकली ये वेक्टर ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, मींस ठीक है। ए के साथ भी 90 एंगल बना रहा है और बी के साथ भी, आप कह सकते हैं ये प्लेन उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जहाँ पे ए और बी मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर हो उन दोनों वेक्टर से। तो इस ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको आप क्या बनाते हैं, हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं। तो यूनिट वेक्टर की क्या डेफिनेशन है कि अगर हम इस वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर तो पहले ही है, तो मैंने क्या करना है, जस्ट को यूनिट वेक्टर बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसका पहले मैग्नीट्यूड ले लिया, ए क्रॉस बी ये है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लूंगा तो 5 एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, -10 स्क्वायर और +30 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, 1 2 to 5 स्क्वायर रूट और इसका आंसर आ गया 35। मतलब कि ए क्रॉस बी जो आपने फाइंड किया था वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या निकला आपके पास, 35 निकला है। और ये क्या चीज है, यहाँ 35 निकला है। अभी हमने एप्लीकेशन डिस्कस की है, ये बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपको बता रहा है। तो एरिया जब आप फाइंड करेंगे सारे स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे आप, तो ये एरिया शो हो जाएगा। तो असल में ये 35 यही वो रिजल्ट है जिसको हम कह रहे थे कि हमारे पास आंसर मिलेगा जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे उसका, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये 35 जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास। ओके, अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, हमने क्या करना है, इस 35 को, इस मैग्नीट्यूड को जो गिवन वेक्टर हमारे पास वेक्टर था उसके डिवाइड कर देना उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो यूनिट वेक्टर होगा लेकिन वो परपेंडिकुलर होगा जो गिवन वेक्टर्स होंगे ए और बी पे। तो हमने क्या किया है, उस वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर था उसको हमने 35 से डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। जब आप डिवाइड करेंगे बेटा, ये देखें आपने डिवाइड किया इसको, 15 को 35 से किया, 10 को 35, 30 को जब आप इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3/7 आई -2/7 जे और 6/7 के आपके पास क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर मिल गया। और यूनिट वेक्टर कैसा है, जो परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स जो गिवन थे आपके पास ए और बी, उन दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा टारगेट था बेटा कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे, इससे हमने क्या करना था, एक इन दोनों के ऊपर एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जो कि यूनिट वेक्टर भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। तो पहले हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड कर लिया जो कि इसके परपेंडिकुलर है और फिर इसको हमने क्या कर दिया, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया और हमने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड पार्ट इसी का है कि हमने एंगल फाइंड करना है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब आपको पता है कि बेसिकली ये फार्मूला है यू क्रॉस वी का, वो क्या है, यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। अब असल में ये साइन आपने फाइंड करना है, तो अगर ये साइन फाइंड करना है इसका मतलब है ये यू मैग्नीट्यूड भी नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और वी मैग्नीट्यूड भी डिवाइड हो जाएगा और ऊपर क्या आपके पास यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। ओके, तो यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड या ए क्रॉस वी यहाँ पे आपके पास उसका मैग्नीट्यूड हमने 35 फाइंड किया हुआ है। अब आपको नीचे क्या चाहिए, u का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, या फर्स्ट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आपके पास a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 6 -6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7।
स्क्वायर रूट ऑफ 49 और 7 आंसर आ गया ए का मैग्नीट्यूड। इस तरह बी का भी आप फाइंड करें मैग्नीट्यूड, तो इसका मन गया आपके पास मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ गया। तो आपके पास क्या फार्मूला है, फार्मूला आपके पास ये है कि आपने इसको ये आपने वैल्यूज पुट की यहाँ फार्मूले के अंदर, ये आपके पास साइन थीटा, ऊपर आपके पास मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, वो आपके पास क्या था 35, वो आपने यहाँ वैल्यू पुट की, और नीचे क्या आपके पास ए मैग्नीट्यूड आपके पास क्या निकला 7 से डिवाइड किया आपने, और बी मैग्नीट्यूड का 20 स्क्वायर रूट 26 से डिवाइड किया। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये जो आपके पास आ गया, ये साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब कि आपने साइन ऑफ एंगल मालूम करना है, आपने एंगल नहीं मालूम करना, साइन का एंगल मालूम करना। तो आपके पास क्या फार्मूला है, ऊपर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का जो आपने ये फाइंड किया 35, और नीचे इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के ए मैग्नीट्यूड इनटू बी, उन दोनों के प्रोडक्ट से आपने डिवाइड करना, तो आपके पास साइन थीटा आपके पास आंसर आ जाएगा जो हमारा टारगेट था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। इसमें दो वेक्टर्स हैं, उसका पहला पार्ट है कि एक वेक्टर हमने फाइंड करना जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर हो, यूनिट वेक्टर हो, और साथ में साइन एंगल फाइंड करना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो है वो ये है, आपके पास पॉइंट्स गिवन है। ओके बेटा, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो हमें पता है कि बेसिकली पी क्यू आर अगर आपके पास है तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, लेट करें अगर हम पी स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये पी क्यू हमारे पास एक वेक्टर बनेगा। ओके, और ये बनेगा आपके पास पी आर, आपके पास एक वेक्टर बनेगा। इसका मतलब है मुझे पहले क्या करना है, दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं पी क्यू और पी आर, फिर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा। ठीक है, अब आपके पास तीनों पॉइंट्स गिवन है, और आपके पास देखें पी जो है वो आपके पास है भी 0 0, इसका मतलब पी आपके पास एक ऐसा पॉइंट जो ओरिजिन है, तो उससे आपके पास दो वेक्टर्स पी आर और पी क्यू बन रहे हैं, और इन दोनों को जब पी क्यू और पी आर आप लेंगे, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप, तो आपके पास क्या मिलेगा, वो जब क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा। जब उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ए वेक्टर फाइंड किया है पी क्यू। तो आप पी क्यू देखें वेक्टर जो हमने फाइंड किया, तो पी क्यू का मतलब है क्यू के पोजिशन वेक्टर में से आप पी के पोजिशन वेक्टर माइनस करेंगे, तो ये क्यू 0 0, तो आपके पास जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वही आपके पास सेम आ जाएंगे जब आप उसको ओपन करेंगे आई जे और के की फॉर्म के अंदर। इस तरह पी आर फाइंड करना है आपने, ये पी आर फाइंड करना है, तो पी आर में क्या होगा, आर के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, तो वही सेम जो आर, क्योंकि पी के 0 0 हैं तो जो आर के कोऑर्डिनेट से वही आपके पास आ गए माइनस आई प्लस जे। ये आपने पहले पी क्यू और पी आर फाइंड कर लिया, ये देखें ये हमने दोनों वेक्टर फाइंड कर लिए। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बेटा तो आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म है आई जे के, पी क्यू जो आपके पास वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ गए, कंपोनेंट्स आ गए 2 3 2, और इस तरह जो पी आर है वो आपके पास क्या -1 +1 और +4, ये आपने यहाँ लिखी। तो इसको स्पैन किया बेटा आपने, तो आपके पास ये वेक्टर मिल गया जो कि आपके पास रिजल्ट है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों पी क्यू और पी आर पे, आपके पास रिजल्ट मिलेगा इस तरह का, जो ये रिजल्ट है ये बेसिकली शो कर रहा है परपेंडिकुलर। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम क्या करेंगे पहले, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया आपने, पी क्यू प्लस पी आर जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, जो उसका रिजल्ट है, उसका रिजल्ट ये है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 225 स्क्वायर रूट 15 आंसर आ गया। ये 15 जो बेसिकली क्या है, ये स्क्वायर यूनिट्स ये आपको दे रहा है आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप क्या करेंगे, इसको जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा मींस 15/2 या 7.5 जो आंसर आएगा, और साथ आप यूनिट्स लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि आपके पास जो एरिया होता है उसके हमेशा यूनिट्स होते हैं स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि दो लेंस को आपस में मल्टीप्लाई करके एरिया बन रहा होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 15/2 या 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने क्या किया है, आपके पास जो वर्ड पॉइंट्स गिवन थे, ये जो वर्टेक्स गिवन थे, उससे पहले आपने वेक्टर फॉर्म किए। और याद रखें यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो वेक्टर्स आप फॉर्म करेंगे उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। लेट करें अगर पी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास लेट करें आप आर ले रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि नीचे आपने पी आर ले लिया ऊपर पी क्यू ले लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बाद में मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि पी से आर एक वेक्टर है और पी से क्यू एक वेक्टर है, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब कि इनिशियल पॉइंट सेम है दोनों का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने पहले वेक्टर फॉर्म किए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो आपके पास एक वेक्टर मिला जो कि दोनों पे मैग्नीट्यूड था, दोनों पे सॉरी आपके पास परपेंडिकुलर था। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। जब इस एरिया को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एरिया मिलेगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हमने फाइंड करना था। तो इसका सेकंड पार्ट भी बेटा ऐसे ही सेम आपके पास पॉइंट्स गिवन है, आपने उसको सॉल्व करना। अब जो फोर्थ है आपके पास क्वेश्चन, उसमें हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना।
लेकिन यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, क्योंकि आपको पता है जो आपके पास पैरेललोग्राम होती है वो आपके पास 4 वर्टेक्स होते हैं उसके, ठीक है, जो भी ए बी सी डी। अब आपके पास यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बनाइए, ठीक, लेट करेंगे, मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ए बी सी डी है, मैं कहता हूँ ये ए पॉइंट आपके पास ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, और मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए ये करता हूँ, इसको यहाँ सी वर्टेक्स करता हूँ और यहाँ पे डी। अब हमने कहा था कि जो पैरेललोग्राम है, जो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वो दो एडजेसेंट साइड बनाते हैं, तो हमने कह दिया कि जो ए बी है, एक वेक्टर ये ए बी है और ये जो ए सी है, ये आपके पास एडजेसेंट साइड बना रहे हैं पैरेललोग्राम की। इसका मतलब है मुझे वेक्टर ए बी चाहिए और वेक्टर ए सी चाहिए। जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो इस एरिया का, पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये डी वर्टेक्स भी दिया हुआ, तो इस डी वर्टेक्स का क्या मकसद है? तो इसमें बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस तरह बनाया कि ए बी और यहाँ सी बना दिया, डी बना दिया, तो आपको जस्ट ये दो वेक्टर चाहिए, इसमें जो भी पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे आप वेक्टर बना लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैंने यहाँ डी लिखना है और यहाँ सी लिखना है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस केस में क्या करेंगे, आप ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे, और ए बी और ए डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास वो एरिया ऑफ आपके पास पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये चीज आपके पास है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, जो आप डायग्राम बनाई है आपने, उसमें बेसिकली एडजेसेंट वेक्टर्स आपके पास होने चाहिए जो दो साइड्स बना रहे हो पैरेललोग्राम की। इस केस के अंदर क्योंकि आपने ए को फिक्स कर लिया, आप कहते हैं नहीं मैंने डी को सर फिक्स करना है, आप डी को फिक्स कर लें बेटा। इस केस के अंदर आपके पास जो वेक्टर होगा वो डी सी आपको चाहिए होगा और साथ में आपके पास डी बी। इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप कहते हैं मैंने सी को फिक्स करना है तो सी को आप फिक्स कर सकते हैं। इस केस के अंदर आप सी ए वेक्टर फाइंड करेंगे और सी डी फाइंड करेंगे, तो ये दोनों आपके पास एडजेसेंट साइड बना रहे हैं पैरेललोग्राम की, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर आप बी को फिक्स करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप बी ए वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और बी डी कैलकुलेट करेंगे, तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये किस पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं और वहां से आपके पास कौन से दो वेक्टर्स वहां से जनरेट हो रहे हैं जो कि एडजेसेंट साइड बना रहे हैं, उन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे। उनमें से जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट यूज हो, एक पॉइंट आपके पास लेफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज थी इंपॉर्टेंट। अब हमने ए बी वेक्टर हमने देखा कि ये ए बी चाहिए मुझे, ए बी वेक्टर को फाइंड करने का तरीका हमें आता है, ये हम करते आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट किया हुआ हमने। ए बी का मतलब है बी में से ए के पॉइंट माइनस करेंगे और जब माइनस किया आपके पास ये वेक्टर मिल गया, और ए सी को जब आप फाइंड करेंगे सी में से ए के पॉइंट फाइंड करें माइनस करेंगे तो आपके पास ये ए सी वेक्टर मिल गया। इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ए बी पहले है तो ए बी सेकंड रो में जो है इसके कंपोनेंट्स जैसे कोफिशिएंट्स आएंगे ये 1 2 और 1 2 और 3, और ए सी सेकंड है तो ए सी थर्ड रो में इसके कंपोनेंट्स आएंगे तो -2 -1 और 1 यहाँ पे आ गया। इसको एक्सपेंड किया आपके पास ये रिजल्ट आ गया जो कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है। ये तो हमारे पास वेक्टर मिल गया जो कि बेसिकली इस पे परपेंडिकुलर इस पूरे प्लेन पे जहाँ पे वो दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, इसका मतलब है इन तीनों कंपोनेंट्स का स्केयर करेंगे, उनको ऐड करेंगे, स्केयर रूट लेंगे, तो आपके पास ये स्केयर रूट आपके पास आ गया। इसका आंसर 5 स्केयर रूट ऑफ 3 आपके पास ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे शो कर रहा है ए बी प्लस एक ए बी क्रॉस ए सी, इसका जो रिजल्ट था उसका मैग्नीट्यूड आपने लिया, वो रिजल्ट ये है बेटा। ठीक है, तो आपने इस फाइंड किया, तो ये बेसिकली क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास एरिया पैरेललोग्राम के बराबर होता है। और ये हमने इसके साथ जब स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे तो ये हमें शो करेगा कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। और इसी एरिया को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एरिया ऑफ आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा। और स्क्वायर यूनिट्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बेसिकली सेम लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेट करो ये आपके पास लेंथ मीटर में है तो ये भी मीटर में, तो आपके पास हमेशा एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में आता है, क्योंकि दो साइड्स को मल्टीप्लाई आप करके आप एरिया बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स का मतलब है कि जो भी यूनिट्स होंगे ऊपर उसके स्क्वायर होगा, तो यहाँ से ये अंडरस्टूड है। तो ये बेटा हमारे पास था एप्लीकेशंस के, हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, तो हमने किस तरह उससे जो है वेक्टर्स बनाने हैं, और मैंने आपको समझा दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम आपको पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट को आप फिक्स कर रहे हैं और कैसे वेक्टर्स बना रहे हैं। तो वो 2 पॉइंट्स आप लेके वेक्टर्स बनाएंगे और उससे आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे और फिर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स है वो आपने खुद ट्राई करने हैं बेटा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे, उम्मीद है। अगर नहीं होंगे तो आपने हमसे डिस्कस करनी है। आपको प्रैक्टिस वर्क ये है एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हमने एक पार्ट डिस्कस किया वो आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 एंड 3 वो आपने खुद करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस करनी है। अब हम देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी सी एनिमेशन के, जो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स होते हैं किस तरह आपस में वो
आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनको, हम उसको जो है विजुलाइज करने जा रहे हैं। In this video, I shall discuss vector product of two vectors. When a vector quantity is multiplied by a vector quantity and we get a vector quantity, such a product of vectors is called vector product. For example, cross product of moment arm and force gives us torque. Moment arm is a vector, force is a vector, and torque is also a vector. So the product of two vectors which result in a vector quantity is called vector product or cross product. The cross product of a vector and b vector can be written as a cross b is equal to magnitude of a vector and to magnitude of b vector and to sine of theta, the angle between a and b, in the direction of unit vector n. The cross product of a vector and b vector gives us a third vector, a cross b. A cross b is different vector from a vector and b vector. A cross b is perpendicular to both a and b, or we can say that a cross b is perpendicular to the plane containing both a and b. A cross b is in the direction of unit vector n. The cross product of a and b can also be written as a cross b is equal to a into b sine theta, or a cross b is equal to a sine theta into b. Now we are going to explain the meaning of these two equations. The meaning of this equation is a cross b is equal to magnitude of a vector multiplied by the sine component or perpendicular component of b, which is perpendicular to a. That is, we multiply magnitude of a vector multiplied by the component of b vector, which is perpendicular to a. And the meaning of this equation is we multiply the magnitude of b vector with component of a vector which is perpendicular to b. We get same result from all these three equations. When we are given two vectors in magnitude form, we can use these relations. But if we are given two vectors in component form, like a is equal to xi plus ayj plus azk and b is equal to bxi plus byj plus bzk, then the cross product of these two vectors can be obtained by expanding this determinant. Here we have put I, j and k in the first row and components of first vector in the second row and the components of second vector in third row. To expand this determinant, we ignore the column and the row containing I. We are left with ay, az, by and bz. So we take the determinant of these four elements and multiply the result with I unit vector. So we get ay, bz minus az, by into unit vector I. Now we take the determinant of these four elements by ignoring the column and the row containing j. So we get ax bz minus az bx into unit vector j. Now we take the determinant of these four elements by ignoring the column and the row containing k. So we get x by minus ay bx into unit vector k. So we get the cross product of a and b like this. Here we can see a minus sign. Where this minus sign comes from? This minus sign comes from power of minus 1. The power of minus 1 is multiplied with each term. For second term, j is in first row and second column. So 1 plus 2 is equal to 3. Minus 1 power 3 is equal to minus 1. And when we multiply minus 1 with this term, minus sign comes here. Similarly, you can check the rest of the terms are positive. जी बेटा, आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि आपके पास एरिया ऑफ जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, एंड आल्सो कि आपके पास जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट्स का क्या आंसर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है। तो ये आज का लेक्चर था बेटा।
इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।